Hello everyone, welcome to Sunya IAS. We continue our series of revised prelims through MCQs and we are in our chapter 5 Union and its territories. Okay. Now this chapter is very small, बहुत ही छोटा chapter है. इसके अंदर concepts जो है वो 3 या 4 ही concepts है जो आपको याद रखने हैं और थोड़े से facts याद रखने हैं. So in this class I will also tell you what all you need to remember and what all clarity of concepts we will need in this chapter. So guys, let us go ahead with it. Question number 1. Consider the following about the parliament's power to reorganize the states. Okay, now what we will do is we will try to solve the MCQ and then I will give you the required info around the topic that you will need to have to solve the questions in UPSC. So statement number 1, a state reorganization bill can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. Okay. Statement number 2, the home minister must send the bill to the governor of the concerned state for his ratification. Number 3, if a state legislature unanimously opposes the reorganization of the state, the bill is suspended automatically. Now this content, it refers to your article number 3. Now article number 3 states that, okay, only the parliament, I'll take a fresh slide, article number 3. Okay, it states that only the parliament has the power to alter the boundaries, change the name, okay, for states. Number 2, it says that any such bill that is presented in the parliament has to be, okay, has to be recommended, है ना, has to receive the prior recommendation. सो बिल पार्लियामेंट में जाएगा उससे पहले उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट जो है उनको रेकमेंड करेंगे कि हाँ भाई ये बिल आप पार्लियामेंट में टेबल कर लो. देन इट सेज दैट दिस विल हैव टू बी सेंट टू state legislatures for what? For only their reference, whatever views they have. Okay, the parliament is not bound by the views of the state legislature. ठीक है. Now come here. इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं. पहले ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई उसके द्वारा हम ये MCQ सॉल्व कर लेते हैं. So what does the first statement say? Prior recommendation of the president. So this one is correct. ओके सो मतलब वेरी इजीली आपके 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए. सो योर चांस ऑफ गेटिंग दी MCQ करेक्ट हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. देन इट सेज द होम मिनिस्टर मस्ट सेंड द बिल टू द कंसर्न गवर्नमेंट फॉर हिज रैटिफिकेशन. अब रैटिफिकेशन की तो बात कहीं पे हमने देखी ही नहीं है. ओके सो दिस इज इनकरेक्ट. सो वी डोंट इवन नीड टू रीड द थर्ड स्टेटमेंट. ये वाला गलत हो गया. सो दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव लेफ्ट विच इज करेक्ट. बट स्टिल लेट अस गो टू द थर्ड स्टेटमेंट. इफ स्टेट लेजिस्लेचर्स यूनानिमसली अपोज, ओके, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके जो भी व्यूज़ है उसके से पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं होता है. डन. नाउ यू वुड आस्क कि ऐसा क्यों होता है मैम. सो इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, इंडिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में भी समझाया है, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में. ओके, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके, नॉट अ फेडरेशन. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि एक बड़ा सा टेरिटरी है, ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं. क्यों? ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज. देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स कि हम एक कॉमन टेरिटरी बनाएंगे और काम करेंगे. सो दिस बॉर्डर दैट इज देयर, दिस इज द फाइनल बॉर्डर. इसके शेप में चेंज नहीं हो सकता. वेर इन फेडरेशन जो है, USA इज अ फेडरेशन. उसमें क्या होता है? छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई हम एक ऐसा कंट्री बनाएंगे.
So in this case, these states have the right टू लीव द फेडरेशन. इनको अगर भाई नहीं रहना किसी के साथ, तो ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला जो फेडरेशन है वो छोड़ के इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं. बट इन इंडिया दिस प्रोविजन इज नॉट देयर. नो स्टेट हैज़ अ राइट. सो यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्या बोल सकते हैं? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. जबकि यूएसए का फेडरेशन कैसा है? डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ, डिस्ट्रक्टेबल हो गया ना, इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ द होल थिंग हैपेंस. नाउ इन सम बुक्स इट इज रिटन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट बिकॉज 50 स्टेट्स है, उसमें से 49 तो रहेंगे एंड द यूनियन, द फेडरेशन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल नंबर 3. नाउ इस चैप्टर में, दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड विथ आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 एंड आर्टिकल नंबर 4. सो वी सॉल्व्ड एन MCQ रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 3. नाउ 4 और 2 भी हम आगे देखेंगे. सो दिस इज वन थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर. सेकेंड आर्टिकल चलिए मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे. सेकेंड आर्टिकल टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना. ग्रांट करता है पार्लियामेंट को 2 तरीके के पावर्स. कैसे? टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स. ठीक है, टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स एंड टू एडमिट न्यू स्टेट्स. ठीक है, एडमिट एंड एस्टैब्लिश. एडमिट मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी बात कर रहे हैं, और एस्टैब्लिश मीन्स नए स्टेट्स बनेंगे. ओके, सो प्राइमा फेसी अगर मोटा मोटी कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, ओके, इफ यू लुक एट इट कॉन्सेप्चुअली, देन आर्टिकल 2, ओके, आर्टिकल 2 जो है वो बात करता है ऐसे स्टेट्स की जो पहले भारत का पार्ट नहीं थे एंड नाउ दे विल बी अ पार्ट. एंड आर्टिकल 3 जो है वो किस चीज़ की बात करता है? इंटरनल एडजस्टमेंट. राइट, हमने अब भी देखा आंध्र प्रदेश, है ना, उसके 2 डिविजन्स कर दिए गए, तेलंगाना एंड ऑल. वाई? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज. सो ये जो इंटरनल एडजस्टमेंट्स है, ऑल्सो वी सॉ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बाइफोगेटेड इन 2 UTs. विच वंस आर दीज? जम्मू and Kashmir and Ladakh, JNK and Ladakh. So whenever we are dealing with article number 3, okay, then article number 4 states that it can be done by simple legislative process and no constituent amendment act will be applicable. So simple majority से ये हो जाएगा और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट वी सॉ इन टर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डन. इट वाज डन बाय अ सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस. लेट अस गो अ लिटिल बिट फर्दर इनटू द कॉन्सेप्ट. MCQ नंबर 2 फॉर द चैप्टर. नाउ दिस MCQ कौन सा पैटर्न है? असर्शन एंड रीजन. These are one of the most easiest types to solve. Okay, how? Let us see. Territory of India is a wider expression than Union of India. This is true. I'll explain you why. And so since A is correct, this option we will have to eliminate. Guys, पढ़ते पढ़ते ही हमको options eliminate करते जाना है, तो ही आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कन्फ्यूजन कम होगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. Territory of India includes only states, while Union of India includes not only states but union territories and territories that may be acquired by the government in future time. Now guys, once you know कि A is correct, है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि R जो है उसमें उल्टा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है. क्यों उल्टा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है? टेरिटरीज ऑफ इंडिया मीन्स यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट्स प्लस जो फ्यूचर में भी हम एक्वायर करेंगे वो टेरिटरीज. एंड यूनियन ऑफ इंडिया बोलेंगे तो इट विल हैव ओनली स्टेट्स. ओके, स्टेट्स जो है
they have power, they draw power from the constitution, they are a part of the federal scheme. UTs जो है they are administered by the central government. सो अगर टेरिटरी की बात करेंगे तो यूटीज, स्टेट्स एंड फर्दर टेरिटरीज जो हम कभी एक्वायर करेंगे वो आ जाएगी. यूनियन की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट ओनली द स्टेट्स. सो नाउ वी नो दैट दिस वन इज इनकरेक्ट, A is correct, but R is incorrect. Okay, let us go a little bit further. Since 1950s, the boundaries of which of the states have been left unaltered by the parliament till date. Now see guys, this is a question. ये question solve कर लेते हैं and then I will take you through a few concepts और थोड़ा ये सारी चीज़ें भी मैं facts भी याद करा लूँगी आपको. ठीक है. अब if you have read the chapter number 5, Union and its Territory from M. Lakshmikant book, then you would know that Mizoram and Arunachal Pradesh were carved out of the territories of Assam. ठीक है. मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, these three were made from the territories of मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. सो क्या पूछा है कि भाई अनऑल्टर्ड बाउंड्री किस किस की है, तो आसाम की तो नहीं है, सो ए एंड सी आर गॉन, डन. देन मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की भी नहीं है, सो इवन बी ऑप्शन इज कैंसल्ड. सो योर आंसर इज डी. सिर्फ इन चारों में से केरला ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्रीज ऑल्टर नहीं की गई है. ओके, नाउ लेट अस सी. ये थोड़ा जर्नी वाला देखते हैं कि व्हाट हैपेंड जब हमें आज़ादी मिली. ओके, इन 1950s जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया, ओके, तब क्या था. सबसे पहले तो हमारे पास एक समस्या थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और हम सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ ह्यूज रोल, और 552 स्टेट्स थे, है ना, उनको उन्होंने साथ में किया. इनमें से 549 स्टेट्स जो थे वो तो भी मान गए कि हाँ हम ज्वाइन कर लेते हैं, इंडिया का यूनियन बड़ी अच्छी बात है. ये करने के लिए भी ही हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल. ओके, कभी ये वाला लेक्चर होगा उसमें डिटेल से बात करेंगे. टुडे लेट अस नॉट गो इन डिटेल्स. बाकी की जो 3 टेरिटरीज थी, कौन सी, एक थी हैदराबाद, सेकेंड वॉज जूनागढ़ एंड थर्ड वॉज JNK. जूनागढ़ को पुलिस एक्शन से हमने ले लिया, सॉरी हैदराबाद को, जूनागढ़ को रेफरेंडम से एंड JNK को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से. ये भी कभी मैच द लिस्ट में पूछ लेते हैं. ओके, नाउ मैंने यहाँ पे बोलने में गलती क्यों करती, बिकॉज मैं जूनागढ़ के बारे में सोच रही थी एक्चुअली व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इट. गाइज, जूनागढ़ के जो राजा थे, ओके, हिज रिलीजन वॉज डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द पीपल staying in Junagadh. Okay, so the people wanted to join the Union of India and the king wanted to join Pakistan. And then situation ऐसे टर्न हुई कि ये जो किंग थे, he left his wife and kids in Junagadh and he fled India on a plane with his dogs. So मेरे दिमाग में ये चल रहा था, so it is a little bit of funny fact to me. Then क्या हुआ, okay, see, I'll just erase this and I'll give you one more idea on this. So when in 1950s, when हमने रूल करना स्टार्ट किया, सेल्फ रूल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आ गया, तो जो टेरिटरीज है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, दिस इज अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, पूछ लेते हैं कभी भी. आई थिंक देयर हैज़ बीन एन MCQ, मैं आपको बताती हूँ फिर. स्टेट पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D. एक PYQ है, मैं आपको याद से बताऊंगी. ओके, इसमें कौन से आ गए, गवर्नर जनरल के प्रोविंसेस आ गए. बी में प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर वाले आ गए. सी में चीफ कमिश्नर्स आ गए. और डी में इट वाज ओनली अंडमान एंड निकोबार. दिस इज ऑल व्हाट यू रिमेंबर, बिकॉज समटाइम्स ये जो है वो स्टेटमेंट में आ जाता है. एंड गाइज, वी ऑल नो UPSC इज गेटिंग वेरी अनप्रडिक्टेबल दीज डेज. So it is better to remember all these things conceptually. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर क्या हुआ
कि भाई जो जो प्रिंसली स्टेट्स का हम लोगों ने मिला के एक पूरा यूनियन बना दिया, तो वो बहुत ही एडॉक बेस पे था। ओके, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, बिकॉज द लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिफरेंट, प्लस फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसके लिए ये फ्रिक्शन कम कैसे हो, उसके लिए 1948 से लेके ही वी स्टार्टेड फॉर्मिंग कमिटीज और कमीशंस who were to give their opinion on division of or reorganization of states on basis of language, ठीक है, और एनी अदर थिंग। सो यहाँ पे मैं आपको इसका भी कोड सिखा देती हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसर्न्ड विथ reorganization of states? So I just remember this as DJ Fazal Ali. I don't know why, but it's very funny to me. Dhar Commission, JVP and Fazal Ali Commission. ओके, फजल अली कमीशन मैं पूरा याद रखती हूँ बिकॉज इट वॉज द कमीशन जिन्होंने बोला कि येस, ओके, आप लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, पर this has to be purely for administrative ease, and they very well opposed the idea of one language one state. ओके, बाकी सब ने तो मना किया ही था वन लैंग्वेज वन स्टेट। फजल अली ने बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए कर सकते हैं। सो फाइनली इन 1956, ओके, फजल अली के रिकमेंडेशन के ऊपर दिस ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, हमने अभी ABCD देखा, वो चेंज होके 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया, स्टेट प्लस यूटीज। तो तब हुए थे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। आज कितने हैं गाइज? 28 + 8 टुडे व्हेन द वीडियो इज गेटिंग अपलोडेड। डन। सो व्हाट फोर्स्ड, इनके पहले 2 कमीशन आ गए, धार एंड JVP, बट अगर आप देखोगे तो भाई 1953 में देर वॉज अ प्रोटेस्ट दैट हैपेंड, लिंग्विस्टिकली अलग करना था तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मद्रास से, एंड वन पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ। यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द कमेंट बॉक्स। आज मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया कमेंट बॉक्स में, ओके। एंड उस टाइम पे 14 + 6 वाला हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्लियर एवरीवन? और अब ना यू गाइस टेल मी, shall we have to do a constitutional amendment act for this or no? रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? ओके, सो यू टेल मी, अगर अमेंडमेंट लगा है तो कौन से नंबर का अमेंडमेंट लगेगा? डन। नाउ लेट अस गो अ लिटिल बिट अहेड। अब ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ और फिर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। ओके, सो लेट अस गो अ लिटिल बिट अहेड विद दिस क्वेश्चन। नाउ हम सबको पता है कि भाई क्या हुआ था 1956 के बाद, जब भी बोला कि हाँ भाई कर लेते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, तो द फर्स्ट स्टेट बॉम्बे स्टेट था, उसको डिवाइड करके बनाया गया महाराष्ट्र प्लस गुजरात। ठीक है, ये याद रखो, सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद अगर देखने जाए तो हमने पोर्चुगीज से दादरा एंड नगर हवेली ले लिया और उसको हमने ऐड कर दिया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नंबर 3, फिर गोवा, दमन, दीव को ले लिया। नंबर 12 CAA, बहुत इजी है ये CAA के नंबर्स भी याद रखना, है ना। उसके बाद 4th पुडुचेरी, है ना, विच 14th CAA, वेरी इजी। सो सी आप ये इतना इजी नहीं है याद रखना, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, पहले महाराष्ट्र गुजरात आएगा, फिर ये 3 वेकेशन वाले स्पॉट्स आ जाएंगे, है ना। उसके बाद नागालैंड में अभी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, तो नंबर 5 पे आएगा नागालैंड। ठीक है, स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म किया गया था, नागा हिल्स और आसाम के कुछ एरियाज को मिला के। उसके बाद नंबर 6 पे हरियाणा, चंडीगढ़
और हिमाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पे भी अभी इश्यूज चल रहे हैं वो खालिस्तान वाले, है ना। इससे आगे चलते हैं। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, इन सब को भी ओके मर्ज डीमर्ज किया गया और काफ़ी सारी चीज़ें करके ये 3 स्टेट्स को बनाया गया। अब इसके बाद आती है बारी सिक्किम की। सिक्किम को 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा दिया गया। भाई वहाँ पे के सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो छोगयाल डायनेस्टी है उनका रूल हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिया में ऐड होना है। ठीक है, तो ब्रिटिश पैरामाउंसी जब लैप्स हो गई तो उन्होंने बोला कि हमें आप प्रोटेक्टरेट स्टेट तरीके से ले लो। उसमें क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करती है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स वहाँ की गवर्नमेंट के पास होते हैं। बट आफ्टर सम टाइम ओके उन्होंने बोला, एक रेफरेंडम हुआ ओके और उसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको एज अ स्टेट ऐड किया गया। सो सिक्किम वी ऑल नो एज अ ऑर्गेनिक स्टेट, है ना। और 1st और 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट की गई। जब हम बाहर से कोई भी स्टेट को या यूटी को ऐड करेंगे तो 1st एंड 4th में चेंज होगा। यूटी में होगा कि नहीं होगा, यू हैव टू टेल मी दैट इन द कमेंट बॉक्स। फिर आएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना। सो देखिए लॉजिकली अब सोचते हैं, अगर आपको ये पूरा सीक्वेंस नहीं भी पता है तो हाउ टू अराइव एट दिस आंसर मैं आपको सिखा देती हूँ। डन। 1956 में भाई लैड्स के रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, तो तब से लेके आज तक का ऑर्डर पूछा है कि भाई किस सीक्वेंस में, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि भाई महाराष्ट्र एंड गुजरात तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। डन। सो हमारे ये 2 ऑप्शंस कैंसिल हो गए। देन हमको पता होना चाहिए कि तेलंगाना सबसे लास्ट रीऑर्गेनाइज हुआ है, तो 1, 4 ओके। अब इसके आगे हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 36th अमेंडमेंट से सिक्किम वॉज डन, सो यू रीच्ड एन आंसर विच इज़ ए, बिकॉज नागालैंड जो है ना, वो तो 4th सीक्वेंस पे हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने वो पोर्चुगीज़ और फ्रेंच वाली टेरिटरीज ले ली थी और उसके बाद नागालैंड में चेंजेस हुए थे। उसके बाद कहाँ पे हुए थे याद कीजिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। गाइस इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आपको लगता होगा कि भाई मैम को सब याद है तो मैम फटफट बोल रही है, बट आप भी 2-3 बार रिविजन करोगे, है ना, तो आपको भी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद रह जाएगी। ओके, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, it just needs revision, that too in a good state of mind. Now let us look at question number 6. Which of the following statements are correct? देखते हैं। President is the competent authority to change the name of any state. अरे यार, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट। हमने पहले ही फर्स्ट सेंटेंस दैट आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास, MCQ 1 के पेज पे। तो अभी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो भाई हमारे लिए तो लाइफ बहुत आसान हो गई। अब हमें सोचना है कि भाई 2 या 3 कौन सा सही है। डन। इट सेज मद्रास बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी रीनेम्ड एज तमिलनाडु। यार मद्रास फर्स्ट स्टेट था कि नहीं था, आप ये सोच लो। उससे पहले 1950s में यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। सो कैन आई से कि भाई ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो माई सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। डन। President, in order to change the name of any state, refers the bill from the parliament to concerned state for expressing its views. Yes, but the parliament is not bound by the views of the state. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इन सब में से which of these state is the renamed version of पहले वाला स्टेट। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई रियली लव दिस काइंड ऑफ क्रिप्टिक क्वेश्चंस टू बी ऑनेस्ट। सी कर्नाटका जो है ना, सो कर्नाटका का क्या नाम था पहले सोचिए आप। सबसे पहले कर्नाटका जो है उसका नाम कहाँ से आया? व्हाट वाज कर्नाटका? मैसूर।
मैसूर डोसा, है ना, मैं तो वैसे याद रख लेती हूँ यार, यू गाइज वुड फाइंड इट फनी. तमिलनाडु इज मद्रास, बिकॉज आई थिंक जो नॉन सॉरी साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं करते ये जो 3-4 स्टेट्स हैं, फॉर देम इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. देन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का कोई पुराना नाम था क्या? था कि नहीं था? आप सोच के बताओ मुझे. ओके, दिस आई एम लीविंग टू यू. इसके आगे देखेंगे लक्षद्वीप. यस, इसका नाम था लैकेटिव, मिनिकॉय एंड एमिनडिवी आइलैंड्स. तो दिस वन इज रीनेम्ड, दिस वन इज रीनेम्ड, दिस वन इज रीनेम्ड. ओडिशा. यार ये तो सबको आना चाहिए, है ना, सबको आना चाहिए. मैं तो स्कूल में थी तो इसका नाम उड़ीसा बोलते थे, फिर अचानक से उड़ीसा हो गया. आप लोग पता नहीं काफ़ी छोटे हो गए तो आई डोंट नो, बट स्टिल दिस वन. सो देख लो 1 2 4 5 कहाँ साथ में जा रहा है. सो योर आंसर इज ए. मध्य प्रदेश has not been renamed. Done guys, thank you very much. If you found this video helpful, then do like the video, share the video and subscribe to our channel for more upcoming videos. Thank you.